सभी को नमस्कार। ओपी सर स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत है। सबसे पहले तो मैं उन तमाम बच्चों को बधाई देना चाहूँगा जिनका रिज़ल्ट अभी 16 मई को डिक्लेयर हो चुका है और वो अपने इस क्लास को कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें पास होकर नेक्स्ट क्लास में प्रविष्ट हो चुके हैं। स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी भी 9th क्लास को क्लियर किया है या 11th को क्लियर किया है, उनके लिए जो नेक्स्ट क्लास है वो 10वीं कक्षा है या 12वीं कक्षा है, उनके लिए बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है। तो वैसे अभी समर वैकेशन चल रहा है, छुट्टियां चल रही है, सभी बच्चे एंजॉय कर रहे होंगे। कोई ननिहाल गया होगा, कोई कहीं घूमने गया होगा, कोई पिकनिक में व्यस्त होगा। परंतु जिन बच्चों की आंखों में लक्ष्य है कि हमें बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर बेहतरीन मार्क्स अचीव करने हैं और अपने सपनों को साकार करना है, वो बच्चे इस एंजॉय के टाइम के बीच में भी, एंजॉय करते हुए भी कहीं ना कहीं अपनी स्टडी को नहीं भूले होंगे और थोड़ा बहुत टाइम दे रहे होंगे। अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो उन्हें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जब आंखों में लक्ष्य है और हम नींद में पड़े हुए हैं तब तक वो लक्ष्य कभी हासिल नहीं हो सकता। हमें लक्ष्य के लिए प्रयत्नशील होना होगा, प्रयास करना होगा, हमारे लिए कोई अवकाश नहीं है। आप इंजॉय कीजिए, आनंद लीजिए, लेकिन कुछ समय अपने स्टडी को भी दीजिए। तो आज का यह वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बोर्ड कक्षा के अंदर आ चुके हैं। उनको किस स्ट्रेटेजी के साथ में अपनी तैयारी को अंजाम देना है, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा इस बात का, और उसके बाद हम पोएम को पढ़ेंगे। 10th क्लास की जो पहली पोएम है उसको हम स्टडी करेंगे। तो आज हम बात करते हैं 10वीं के विद्यार्थियों के लिए। जो बच्चे 10th क्लास के अंदर आ चुके हैं उनको क्या पढ़ना है। देखिए, उनके अभी और एनसीटी की तरफ से नए नए नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसके अंतर्गत कुछ बदलाव किए जा रहे हैं, तो वो चीज़ें जल्द ही आपके सामने निकल कर आएगी। परंतु जो बुक्स है अपनी 10th क्लास के अंदर, दो बुक्स है, एक फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी फुटप्रिंट्स विदाउट फिट। ये दो किताबें हैं, ये एज इट इज़ रहने वाली है। तो उन्हीं को आधार बनाकर हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे सामने दो किताबें हैं। पहली है फर्स्ट फ्लाइट, जिसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक प्रोज सेक्शन के अंदर और एक पोइट्री सेक्शन के अंदर। एक प्रोज और दूसरा पोइट्री, ठीक है, प्रोज और पोइट्री। फर्स्ट फ्लाइट को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। दूसरी जो बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, जो एज अ सप्लीमेंट्री रीडर हम सब के सामने है। सप्लीमेंट्री रीडर एक सहायक पुस्तक है जिसके अंदर मोस्ट ऑफ कहानियाँ होती है, स्टोरीज होती है। तो उसमें तो केवल प्रोज सेक्शन ही होता है, ठीक है ना। प्रोज का मतलब क्या है, गद्य, और पोइट्री जो पद्य है, कविता है, ठीक है। तो उसके अंदर पोइट्री सेक्शन है, उसकी जो पहली पोएम है वो है डस्ट ऑफ स्नो, जिसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। डस्ट ऑफ स्नो, पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इंग्लिश के जाने माने कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके कवि है। डस्ट ऑफ स्नो बहुत ही फेमस पोएम है। क्या मीनिंग होता है, क्या अर्थ होता है, सबसे पहले जानते हैं। देखिए, डस्ट ऑफ स्नो, वैसे डस्ट का मतलब क्या होता है, धूल। स्नो का मतलब बर्फ, तो बर्फ की धूल। लेकिन यहाँ पर डस्ट का मतलब है कण। क्या मतलब है इसका, कण, ठीक है। कण को और क्या कहते हैं, पार्टिकल, ठीक है। तो यार डस्ट का सिनोनिम क्या है, पार्टिकल, बर्फ के कण, ठीक है। तो इस पोएम की का जो गिस्ट है, सारांश है, वो पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। इस कविता में क्या होता है, कवि बहुत ही निराश मुद्रा में होता है, हताश मुद्रा में होता है।
बहुत ही दुखी होता है, किसी न किसी कारण से उसका मन जो है, उसका जो मूड है, उसकी जो मनोदशा है, काफ़ी दुख से भरी हुई है, बहुत दुखी है वो। और वो कहीं जा रहा है, किसी काम के लिए वो निकल रहा है, जा रहा है। विंटर का सीजन है, सर्दी का मौसम है, पेड़ बर्फ से लदे हुए, ढके हुए हैं, सफ़ेद आकार धारण किए हुए, सर्वत्र देखें तो पेड़ों के ऊपर बर्फ गिरी हुई है। ऐसी सिचुएशन के अंदर कवि का मन बहुत अशांत है, उदास है वो। ऐसी सिचुएशन में वो जा रहा है। अब जा रहा है, चलते चलते थोड़ा थक जाता है, तो एक पेड़ के नीचे वो कुछ समय के लिए रुक जाता है। उस पेड़ का नाम था हेमलॉक ट्री। उस पेड़ का क्या नाम है? हेमलॉक ट्री। क्या नाम है? हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा रह जाता है। अब ये हेमलॉक ट्री क्या है? ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर पाया जाने वाला ऐसा पेड़ है जिस पर सफ़ेद फूल आते हैं, वाइट फ्लावर्स होते हैं, और ये पॉइजनस ट्री माना जाता है, एक विषैला पेड़ माना जाता है। इसका जो हर पार्ट है वो विषैला होता है, जहरीला होता है। ठीक है, तो वो हेमलॉक ट्री है, उसके नीचे कभी खड़ा रहता है। कभी क्या होता है, उस ट्री के ऊपर कौवा बैठा हुआ होता है, क्रो होता है। अब वो क्रो क्या करता है? अब क्रो कोई ना कोई ऐसी हलचल करता है या उस डाली को थोड़ा सा हिलाता है, और जब वो उस डाली को हिलाता है तो उसके ऊपर जो बर्फ पड़ी हुई थी, वो उस बर्फ के थोड़े से कण, जो पार्टिकल्स हैं, वो नीचे गिर जाते हैं, कभी के ऊपर गिर जाते हैं, कभी के ऊपर गिर जाते हैं। और कवि के ऊपर जैसे ही वो बर्फ के कण गिरते हैं, अचानक से कवि की मनोदशा बदल जाती है। कवि की मनोदशा, जो कि पहले काफ़ी उदास था, कवि दुखी था, परेशान था, वो एकदम से उसका मन चेयरफुल हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। ठीक है, और बाकी का दिन जो उसका खराब होने वाला था वो पश्चाताप में गुजार देता, उस दुखी मन के साथ ही गुजार देता। उसका वो बाकी का दिन बच जाता है, क्योंकि अब वो पुनः आशा से भर जाता है। तो ये इस कविता का सारांश है, गिस्ट है। इस कविता को कवि ने दो भागों में बांटा है, दो स्टेंजा के अंदर इसको डिवाइड किया है। पहला स्टेंजा यहाँ तक है, ये फर्स्ट स्टेंजा है। दूसरा स्टेंजा यहाँ तक, ये सेकंड स्टेंजा है। ठीक है, दो स्टेंजाज है यहाँ पर। अब देखिए, इस कविता को लाइन बाय लाइन समझने का प्रयास करते हैं। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. क्या कहना चाहता है कवि? देखिए, द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow. द वे, जिस तरीके से, वे का मतलब क्या है? तरीका। ठीक है, वे का मतलब तरीका। द वे, जिस तरीके से, अ क्रो, कौए ने, जिस तरीके से कौए ने, शुक डाउन ऑन मी, शुक, शुक शेक की सेकंड फॉर्म है शुक। ठीक है, शेक, शेक का मतलब होता है हिलाना, शेक यानी हिलाना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है शुक, शुक इसकी सेकंड फॉर्म है। जिस तरीके से कौए ने हिलाकर डाला, हिलाकर मेरे ऊपर डाला, नीचे गिराया, क्या गिराया? द डस्ट ऑफ स्नो। जिस तरीके से कौए ने उस डाल को हिलाकर मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो को डाला, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। कहाँ से डाला? हेमलॉक ट्री से। हेमलॉक ट्री के ऊपर कौआ बैठा हुआ था, और उसने जिस तरीके से डस्ट ऑफ स्नो को, उस डाल को हिलाकर मेरे ऊपर डाला, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। तभी उस बर्फ के मेरे ऊपर गिरने से क्या परिवर्तन आया? उसने मुझे दिया, उसने मुझे दिया, क्या दिया? माई हार्ट, मेरे हृदय को दिया, मेरे दिल को दिया, क्या दिया? अ चेंज ऑफ मूड। मेरा जो मूड था वो बिल्कुल ही चेंज हो गया, मेरी जो मनोदशा थी वो बिल्कुल ही चेंज हो गई। एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। और इस प्रकार मेरी मनोदशा के बदलने से, मेरी मनोदशा के बदलने से मेरा बच गया, सेव, बचना,
सेव सम पार्ट ऑफ अ डे, दिन का कुछ भाग बच गया। आई हैड रूड, जो मैंने दुखी होकर गुजारना था। ठीक है ना, रूड यानी दुखी, विलाप करते हुए, दुखी होते हुए। ठीक है, तो बाकी का जो भाग था, दिन का जो बचा हुआ हिस्सा था, जिसे मैं दुखी होकर गुजार देता, क्योंकि अगर मेरी मनस्थिति, मेरा मूड अगर वैसा ही रहता जैसा पहले था, तो मेरा ये बाकी का दिन भी उसी निराश मुद्रा के अंदर विलाप करते हुए समाप्त हो जाता। उस दिन मैं कुछ भी अचीव नहीं कर पाता। परंतु हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठे हुए कौवे द्वारा गिराई गई उस स्नो के कारण मेरा मूड चेंज हो गया और बाकी का यह दिन जो बर्बाद होने वाला था वो बच गया। तो इस प्रकार यह पोएम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है, बहुत ही आशावादी पोएम है। ये पोएम हमको यही सिखाती है कि हमें सदैव आशावादी बने रहना चाहिए। जीवन के अंदर ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटित होती है जिनकी वजह से हम बहुत ही निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, जीवन के अंदर अंधेरा ही अंधेरा नजर आने लगता है। परंतु हमें इस बात को सदैव याद रखना है कि दुख की पिछली रजनी विच विकसता सुख का नवल प्रभात, यानी कि दुख की रात्रि के बाद सुख का सवेरा जरूर उगेगा। ये एक अटल नियम है इस प्रकृति का, इसलिए हमें निराश नहीं होना है। और क्या होता है कि जब हम निराश मुद्रा में होते हैं, जब हमारा मूड बहुत ही अशांत होता है, तब ऐसी सिचुएशन के अंदर हम पूरा दिन ही खराब कर जाते हैं, पूरे दिन के अंदर कुछ नहीं कर पाते, उसी पश्चाताप में बैठे रहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है जीवन के अंदर छोटी सी घटना होती है, वो कहने को तो छोटी सी होती है लेकिन वो हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ले आती है। तो यही इस पोएम का सेंट्रल आइडिया है। अब देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें जो हमको ध्यान रखनी है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में कई बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके हिसाब से जो बातें हमें ध्यान रखनी है वो क्या क्या है, देखिए आइए समझते हैं। सबसे पहला देखिए इस पोएम के अंदर से सवाल जो आता है वो ये है कि हु इज द पोइट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो के पोइट कौन है? तो इस बात को याद रखना है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इसको अच्छे से याद रखना है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, इसके अलावा जो सवाल उठता है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है? ठीक है, सेंट्रल आइडिया, मूल विचार क्या है, या फिर व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोएम, इस पोएम की मेन थीम क्या है। देखिए कोई भी पोएम आप पढ़े तो उसका जो थीम है वो अवश्य याद रखें, क्योंकि एग्जाम के अंदर उसके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो थीम कहें या सेंट्रल आइडिया कहें, बात एक ही है। तो उसका मेन थीम क्या है वो आप अच्छे से नोट करके रख लें और इसको अच्छे से याद कर लें। क्या है उसका मेन थीम? देखिए, समटाइम्स सर्टेन मोमेंट्स और एक्शंस आर सिंपल। कई बार कुछ क्षण और कार्य सिंपल होते हैं, बहुत सरल होते हैं, साधारण किस्म के होते हैं, बट हैव ए लार्जर साइनिफिकेंस, पर उनका बहुत बड़ा महत्व होता है। साइनिफिकेंस यानी महत्व। जिस प्रकार से एक छोटी सी घटना घटी कि हेमलॉक ट्री के ऊपर से कौवे ने डस्ट ऑफ स्नो को गिराया, और उससे अब ये घटना तो बहुत ही सामान्य सी है, साधारण सी घटना है, कोई बड़ी घटना है नहीं, लेकिन इसका महत्व कितना बड़ा है कि इसने कवि के मूड को ही चेंज कर दिया, और मूड को चेंज कर दिया तो उसका बाकी का दिन बच गया बर्बाद होने से। तो यही इसका मेन थीम है। क्या मेन थीम है? पुनः देखते हैं। समटाइम्स सर्टेन मोमेंट्स और एक्शंस आर सिंपल। समटाइम्स सर्टेन मोमेंट्स और एक्शंस आर सिंपल बट हैव अ लार्जर साइनिफिकेंस, और बहुत बड़ा महत्व होता है उनका। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, नोट करके रखना है, 2-3 बार इसको एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ना है और लिखने का अभ्यास करना है, अच्छे से याद हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करें इसमें से, तो कई बार ये सवाल पूछते हैं कि पेड़ के ऊपर कौन सा पक्षी बैठा हुआ था? तो याद रखना है क्रो। कौन सा पक्षी बैठा हुआ था? क्रो, कौवा बैठा। पेड़ का नाम बताइए? हेमलॉक ट्री। कौन सा पेड़ है? हेमलॉक ट्री। ये भी याद रखना है, दोनों का नाम याद रखना है, उस पक्षी का नाम, उस पेड़ का नाम, दोनों का नाम आपको याद रखना है। कौवे ने कवि पर क्या गिराया? कौवे ने कवि पर क्या गिराया? इसमें क्या करते हैं, कई बार ऑप्शन दे देते हैं अलग अलग, जैसे डस्ट ऑफ स्नो, या और कुछ कह देते हैं, द कोई भी चीज अन्य नाम दे सकते हैं,
4 ऑप्शन दे देंगे। तो आपको अच्छे से याद रखना है, डस्ट ऑफ स्नो। क्या गिराया? डस्ट ऑफ स्नो। उस डस्ट ऑफ स्नो के गिरने से कवि की मूड पर क्या इफेक्ट पड़ा? तो उसका मूड चेयरफुल हो गया, हैप्पी हो गया वो, ठीक है। ये बदलाव आ गया। तो इस प्रकार कुछ बेसिक क्वेश्चन है, इनका ध्यान रखते हुए इस कविता को पढ़ना है। इस कविता को आप 2-3 बार रिपीट करें और विश्वास मानिए कि यदि आप पूरे दिन के अंदर ये जो 10-15 मिनट का वीडियो है इसको देख लेते हैं, अच्छे से देख लेते हैं, तो ये कविता को आप अच्छे से समझ पाएंगे। और जब फिर इसको वीडियोस को देखने के बाद में जब आप इसको पढ़ेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक के अंदर, तो आपको बिल्कुल इजीली समझ में आएगा। ऐसा लगेगा जैसे कि आपने पढ़ लिया है और ये ठीक आप रिवीजन कर रहे हो इसका, ठीक है। तो आपके बेहतरीन भविष्य के लिए जरूर देखिएगा, बिना स्किप किए इसको देखिएगा और आवश्यकता अनुसार इसके नोट्स बनाइएगा, इसको लिखते हुए अभ्यास करिएगा। और कोई इसमें कोई डाउट्स है, परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। और ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।